लेकिन इसमें ना तो कोई राजनीतिक करिश्मा था, किसी प्रकार का अन्य कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा था। इसको ये केवल मुसलमानों के वोट पर जीता था दिल्ली को, कि आप वोट निकालिए घर से, और 62 की जगह अगर ये वोटिंग 70% हो गई, 68 के 68 और 70 तक पहुंची, तो केजरीवाल की हार निश्चित तय है। कि ओवैसी लड़ रहा है और कांग्रेस बड़ा अच्छा लड़ रही है। आपको जिस समय रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुस्लिम वोट फिर उतनी तेजी से निकला है और 100% केजरीवाल के पीछे गया है, वो कहीं और इधर उधर। कि मनीष जी, जो 62% वोटिंग की बात हो रही है, तो अगर आप सनातनियों की बात करिए, जो हिंदुओं की बात करिए, तो वो वोटिंग 40 48-50% है। सर, दिल्ली में चुनाव है और मुझे सचमुच वो रामायण में जब आप देखते होंगे, मुझे अपने शो में भी इसका जिक्र कर रहा था, रावण बिल्कुल अपने राजभवन में टहल रहा है और यही रात अंतिम, यही रात भारी टाइप का धुन बज रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला धुन चल रहा है। 2011 में मुझे याद है, एक रिपोर्टर के रूप में हम लोग पूरी पूरी रात रामलीला मैदान में बिताए हुए हैं। मतलब कोई सुध नहीं होता था और ऐसा लगता था कि, मुझे लगता है कि यदि हम लोग कहते थे कि हमने 75 का वो जेपी आंदोलन नहीं देखा, 75-76 का, तो हमने अन्ना आंदोलन देखा। बड़ी गर्व से लोग ये बात कहते थे। दिल्ली का माहौल ऐसा था कि ऐसा लगता है कि उस पीढ़ी ने जिसने देखा है तो देखा है, लगा कि सारा एक आजादी का एक नया आंदोलन चल रहा है। ऐसा लगा कि अन्ना ने एक ऐसा चेला लाया है जो तकदीर बदल देगा। और उस समय भ्रष्टाचार में सोनिया की मनमोहनी सरकार जिस तरह अकंठ डूबी हुई थी, लोग एकदम से त्रस्त थे। शीला दीक्षित से त्रस्त नहीं थे, त्रस्त थे सोनिया की मनमोहनी सरकार से। लेकिन बलि चढ़ गई शीला दीक्षित और एक ऐसा नटवरलाल, एक ऐसा ठग दिल्ली को आया। इस ठग पर दिल्ली ने लगातार भरोसा किया। 2013 में ठग अल्पमत में आया, तो जिसके साथ सरकार, जिसके खिलाफ आंदोलन चलाया, उसी के साथ मिलकर सरकार बना लिया। कुछ ही महीने बाद अपनी सरकार गिरा ली और ऐसा नाटक किया कि प्रचंड बहुमत 70 में 67 सीट नटवरलाल पा गया और उसके बाद अराजक हो गया। 2020 में भी 70 में 62, मतलब ये भी ट्रेमेंडस था। लेकिन अब की बार इस नटवरलाल को भी लग गया है कि उसकी जमीन खिसक गई है। उसके तीनों तीनों चेलो चपाटे हार रहे, खुद नटवरलाल हार रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें इतना ज्यादा वो भी नहीं लेने की जरूरत है। यदि तुष्टीकरण के वोट को और यदि सनातनियों ने बटोगे कटोगे के स्टाइल पे नहीं चला तो केजरी फिर आ जाएगा। मनीष जी, इसका दोबारा पलट के 62 सीटें जो आई थी, वो पिछली बार जो उसकी पहली बार की 67 सीटें थी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था। 5 साल शासन करने के बाद ये 62 सीटें आया था। लेकिन इसमें ना तो कोई राजनीतिक करिश्मा था, किसी प्रकार का अन्य कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा था। इसको ये केवल मुसलमानों के वोट पर जीता था दिल्ली को। और दिल्ली में आपको बताऊं कि ये 37 सीटें जो थी, वो केवल मुसलमान वोटों पर ही जीता था। मैं क्योंकि 2015 के चुनाव का मैंने उस तरह से एनालिसिस नहीं किया था, मैं कुछ और काम में व्यस्त था। लेकिन 2020 का जब रिजल्ट आया था, तो उसका मैंने बहुत गहनता के साथ उसका विश्लेषण किया था, देखा था उसको। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा पीस लिखा था, उसको आज मैं उस पीस को मैंने दोबारा पोस्ट किया है, दर्शक उसको समझे। कि उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि ये आदमी ना तो 2020 में जीता था और ना ये 2015 में जीता था। ये कुछ लोगों को बेवकूफ बना ले गया था, और इसको जो डिसाइडिंग फैक्टर था, जो इसकी जीत का सबसे बड़ा कारण बना था, वो मुस्लिम वोटों, तो मुस्लिम वोटों ने आंख बंद करके इसको वोट दिया था। और 37 सीटें थी, 37 में से अगर आप 62 में से 37 घटा दीजिए तो सीटें बचती हैं 25। तो ये 25 सीटों पे असीमित होता, 20-25 सीटों के भीतर होता। लेकिन वो जो इकट्ठा मिला, थोक के भाव गिरा वोट, उस वोटों का नतीजा है कि ये आदमी 62 सीटों के साथ, और ये दुनिया को बेवकूफ बना रहा है कि मतलब दिल्ली का बड़ा लोकप्रिय चेहरा है। और मैं दिल्ली को एक बार फिर बता रहा हूँ मनीष, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पिछली बार 62% वोटिंग हुई थी। और अगर आप इस बार भी 62% वोटिंग होती है और आप ये उम्मीद लगाए हो कि इससे निजात मिल जाएगी, इस दिल्ली के ठग से आपका पीछा छूट जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कल दिल्ली भाजपा के एक कार्यकर्ता को और आरएसएस के जो फील्ड में है, कि सबसे बड़ा काम अब सिर्फ यही बचा, कोई प्रचार प्रचार तो होना नहीं है, कि आप वोट निकालिए घर से। और 62 की जगह अगर ये वोटिंग 70% हो गई, 68 के 68 और 70 तक पहुंची,
तो केजरीवाल की हार निश्चित तय है। और अगर कहीं 70 के ऊपर जाती है तो फिर वो बताएगी कि ये मार्जिन कितना बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, साफ हो जाएगा ये। लेकिन उसके लिए 62 से 70 8% वोट बढ़ना चाहिए दिल्ली के अंदर। कल क्या होगा ये देखने वाली बात है। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। जरा दर्शकों को बता दूं कि मैंने जो आज से 5 साल पहले दिल्ली का चुनाव रिजल्ट आने के 2-3 दिन बाद दिखा था, कुछ अखबारों में मैंने इसको छपा था, भेजा था, तो वहां पे छपा था वो, कि मैं उसी कटिंग को जरा निकाल के अपने जो मेरे फेसबुक पर पड़ी हुई थी उसको मैंने आज निकाला। उसका मैंने हेडिंग ही दिया है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना इसलिए जरूरी है कि दिल्ली में 2020 में दिल्ली के चुनाव में कुल वोटर थे 1,46,00,000 और मतदान हुआ था 62.59%, अर्थात कुल वोट पड़े थे 91,38,000। इस 91,38,000 वोटों में आपको मिले थे 53.6%, अर्थात 48,97,000 वोट मिले थे। जबकि बीजेपी को 38.5%, 38.5% अर्थात 35,18,000 वोट मिले थे। अर्थात आपको बीजेपी से 13,79,000 वोट ज्यादा मिले थे। अब यह भी जानिए कि दिल्ली में मुसलमान वोटर थे लगभग 13%। ये 2020 की बात हो रही है कि 13%, अर्थात लगभग 18,91,000 वोटर दिल्ली में थे। और दिल्ली में 40% से अधिक मुस्लिम वोटरों वाली 5 सीटें थी। अब जरा गिनते जाइएगा मनीष जी कि 40% से अधिक मुस्लिम वोटरों वाली 5 सीटें थी। चांदनी चौक, बल्ली मारान, ओखला, मटिया महल, सीलमपुर। दिल्ली में 30% से 40% मुस्लिम वोटरों वाली 5 सीटें हैं। ये हो गई 10, कि दिल्ली में 30% से 40% मुस्लिम वाली सीटें हैं। मुस्तफाबाद, सीमापुरी, शाहदरा, बाबरपुर, रिठाला, उपरोक्त 10 सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या है 19,72,608। ये इन 10 सीटों पर 19,72,608, अतः 40% से कम और 30% से अधिक तथा अधिक 5 तथा 40% से अधिक 5 सीटों वाली इन 10 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं को औसत यदि 40% मान लिया जाए तो इन 10 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 79,000 होती है, 7,90,000 होती है। जबकि दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या थी लगभग 18,91,000। अतः शेष 11 लाख मुस्लिम वोटों को यदि शेष 10 सीटों पर विभाजित कर दिया जाए तो प्रति सीट उनकी संख्या 18,325 हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं है। इसके बजाय उन 10 सीटों के अलावा दिल्ली की कम से कम 25 सीटों पर, जरा अब यह हो जाएगी 35, कि दिल्ली की कम से कम 25 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 10% से 25% थी। जबकि बीजेपी दिल्ली में अब ये 35 सीटों का मैंने आपको कैलकुलेशन गिराया, जबकि बीजेपी दिल्ली में 25 सीटों पर 10,000 से 15,000 के अंतर से हारी थी। ये 25 सीटों पर हारी थी तथा 15 से 20,000 के अंतर से 12 सीट हारी थी। उल्लेखनीय है कि मुस्तफाबाद, ओखला, मटिया महल सरीके मुस्लिम बहुल सीटों पर हुई वोटिंग बता रही है कि मुसलमानों को वोटिंग प्रतिशत 80 से 90% रहा और 100% आपको मिला। 100% वो आपको गया था और किसी को नहीं गया था। तो ये मैंने आपको, ये उस समय के कैलकुलेशन है और ये बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि 25 और 12 37 सीटें भाजपा ने केवल मुस्लिम वोटों के एक होने की वजह से हारी थी। ये पिछला 2020 का दिल्ली का चुनाव था। यानी अगर वो 37 सीटों का आप पलट दीजिए तो मैं कह रहा हूं जिसको 62 बना के ढोल बजा के घूम रहा था केजरी और ये खैराती, उसको बता रहे कि दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता, दिल्ली का नहीं मुसलमानों का सबसे लोकप्रिय नेता। अन्यथा अगर आप मुस्लिम वोटों के किनारे कर दीजिए तो 20-25 सीटों पर ये सिमटा नजर आता, लेकिन ये 62 सीटें अब उसको गा रहे हैं। तो और आप ये गौर कर लीजिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर 62% जो पिछली बार वोटिंग हुई थी उतनी ही वोटिंग हुई तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मुसलमानों को अंतर नहीं आया। ये जो दुनिया भर की बातें हो रही हैं कि ओवैसी लड़ रहा है और कांग्रेस बड़ा अच्छा लड़ रही है, आपको जिस समय रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुस्लिम वोट फिर उतनी तेजी से निकला है और 100% केजरीवाल के पीछे गया है। कहीं और इधर उधर कतई वो विचलित वो नहीं हुआ है। तो आप जो इससे जो आपको पार पाना है तो कम से कम 7-8% वोट ज्यादा हो और वो वोट जो ज्यादा बढ़ेगा
वो 100% भाजपा का वोट होगा, क्योंकि ये तो 80-90% पहले ही निकलते रहे हैं, ये उससे ज्यादा निकल नहीं सकते। तो ये अपने एक्सट्रीम पे हैं। 62% के ऊपर जितना भी वोट होगा, मैंने कहा 70-72 जो भी हो, तो वो भाजपा का ही वोट होगा। और अगर 8-10% बाहर आप आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर इससे छुटकारा मिलेगा। और अगर कहीं बहुत ज्यादा निकल पड़े सनातनी और कहीं 75% होता है, तो इस केजरीवाल का सफाया हो जाएगा दिल्ली से, क्योंकि इसने प्रचंड मुस्लिम समर्थन के बाद, और ये अभी आपको दिखाया कि 10 से 15 हजार वोटों से भाजपा सीटें हारी है 37, और वो 100% वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां पे 10 से 25% मुसलमान है, कहीं कहीं 40% है, कहीं 40% से ज्यादा है। तो उसके बावजूद ये जो है 10-15 हजार के मार्जिन से जीता है। तो ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। केवल हमारे यहाँ वह है कि हमारे यहाँ जो लोग बैठ जाते हैं, घरों में नहीं जाते हैं वोट डालने, उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम 1 घंटा दीजिए। अगर आपको दिल्ली की रक्षा करनी है, सनातन की रक्षा करनी है, और इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी है, उसको आपको कोई क्या कहूँ कि वो किसी फतवे का गुलाम नहीं होगा। ये संदेश अगर आपको देना है तो 1 घंटा निकालिए। क्योंकि मनीष जी, जो 62% वोटिंग की बात हो रही है, तो अगर आप सनातनियों की बात करिए, जो हिंदुओं की बात करिए, तो वो वोटिंग 40-48-48% है। क्योंकि वो 62% तो वो इसलिए वोटिंग आपको नजर आ रही क्योंकि 80-90% जो मुसलमान था वो हरा के निकल पड़ा, तो वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा रहा है। लेकिन अगर उस वोट बढ़ी हुई वोटिंग का आप कहीं कैलकुलेशन करिए, तो वो अगर आप मुस्लिम वोट किनारे कर दीजिए तो मुश्किल से 50% वोट पड़ा है दिल्ली के अंदर। तो ये बढ़िया संकेत नहीं है। और अगर वही कहानी पिछले साल की आपने दोहराई, तो फिर वही होगा जो जो पिछली 2 बार से हो रहा है। और इसी का फायदा, ये ऐसा नहीं कि केजरीवाल पहली बार कर रहा है, कि मैंने बताया ना कि इससे पहले जो शीला दीक्षित लगातार 3 बार जीती थी, तो वो भी इसी बात का फायदा लेती थी, क्योंकि वहां तीसरी कोई पार्टी नहीं थी। तो मुसलमान आंख बंद करके कांग्रेस को वोट डालाता था, आंख बंद करके। और इसीलिए उस मैंने समय कहा तो कि उस समय तो 2008 का मुसलमानों जो को कोई चुनाव है, विकल्प नहीं था कि 2 पार्टियां थी। और कमाल की बात यह कि दिल्ली में मुसलमान घोर केजरी विरोधी हैं। मैं जितनी भी बात करता हूं, और मुझे आश्चर्य लगता है कि मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो एकदम कट्टर कांग्रेस समर्थक हैं, उन्होंने कांग्रेस से खूब फायदे उठाए हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं कि थोक में वोट मुसलमान आम आदमी पार्टी को ही देगा। ये कोई भ्रम नहीं है। वो 24 अकबर रोड वाला जो पत्रकार है, उसने तो टेलीविजन चैनल पे कहा कि किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, मुसलमान तो केजरीवाल को ही वोट कर देगा क्योंकि कांग्रेस कमजोर है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि आमतौर पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जब होती है तो खुल करके अखिलेश यादव, लालू यादव के और उनके बेटे कांग्रेस करती है। केजरी नग्न नहीं होता तुष्टीकरण को लेकर के। आश्चर्यजनक बात है कि अमानतुल्लाह खान का प्रचार करने केजरी नहीं गया, और अमानतुल्लाह खान जो है उसके सामने असउद्दीन ओवैसी खड़ा। आज अब असउद्दीन ओवैसी को उसने जम करके गाली दी है। मेरे पास वो वीडियो भी है, मैं नहीं दिखाता हूं कि पता नहीं अब किसका वीडियो होगा। आपस में लड़े 2 नेता। ओवैसी, हैदराबादी ओवैसी को मैं अब सबक सिखा कर रहूंगा। हैदराबादी ओवैसी को कयामत तक मैं दिल्ली में सफल नहीं होने दूंगा। हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस तरह से छोड़ेंगे कि कभी भी वो मुसलमानों की विधानसभा में जाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, ओवैसी मुसलमानों की इज्जत के साथ खेलता है, मुसलमानों को जलील करता है। अमानतुल्लाह खान ने इसने बात कही है। लेकिन इसके ये जिसकी अमानतुल्लाह खान के सामने जो है वो दिल्ली दंगा का मास्टरमाइंड में से एक्यूज्ड है। उससे भी बड़ा केजरी का जो चेला है वो ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से लड़ रहा है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है। केजरी वहां भी प्रचार करने नहीं गया। केजरी नहीं गया, केजरी की पार्टी का कोई प्रचार नहीं किया। मतलब सोचिए, कोई स्टार प्रचारक अमानतुल्लाह खान के प्रचार में नहीं गया। ना कांडी केजरी तो छोड़ दीजिए,